Hello student, welcome to all with Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, Jangir. Today we are going to discuss the lecture topic of MSc 4th semester, subject Nuclear Physics from Unit 3rd and the topic name is Betatron. तो बीटाट्रॉन के बारे में बात करने से पहले हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि कंटेंट में हम आगे क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे जिसमें देखेंगे कि बीटाट्रॉन किसे कहा जाता है, देन प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, एप्लीकेशंस एंड इट्स लिमिटेशन। सो व्हाट इज़ बीटाट्रॉन? बीटाट्रॉन किसे कहा जाता है? बीटाट्रॉन पार्टिकल एसिलरेटर का टाइप है जिसे इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट कराने के लिए यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ पर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में हाई स्पीड के साथ एसिलरेट कराती है। इसको DW कर्स्ट के द्वारा 1940 में बनाया गया है। फर्स्ट बीटाट्रॉन 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता था। देन नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है 1945 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में बीटाट्रॉन को इम्प्रूव्ड किया गया और इस इम्प्रूव्ड बीटाट्रॉन के थ्रू 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते थे। यहाँ पर एक पिक दी गई है, तो यह पहले के बीटाट्रॉन है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के, जिसमें साइंटिस्ट DW कर्स्ट एग्जामिन कर रहे हैं वैक्यूम चैम्बर को जो 4 टन मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में सिचुएटेड है। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द बीटाट्रॉन इज़ दैट कि साइक्लोट्रॉन में, जो हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में, तो साइक्लोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट नहीं कर पाता ड्यू टू स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो टू ओवरकम फ्रॉम दिस लिमिटेशन बीटाट्रॉन इज यूज्ड। अब इसके प्रिंसिपल को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं तो वह एसिलरेट होता है। इसका प्रिंसिपल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो EMF इंड्यूस्ड होता है। यहाँ पर कॉइल से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है, तो जब भी यहाँ पर मैग्नेट मूव करता है तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है जिसके कारण EMF इंड्यूस्ड हो रहा है और सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। मीन्स यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि सर्किट में यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब किसी सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होता है और यही प्रिंसिपल जो है बीटाट्रॉन में वर्क करती है। तो बीटाट्रॉन में जब चार्ज पार्टिकल किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस से रोटेट होती है तो उससे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एंड EMF इंड्यूस्ड होती है। और यही जो EMF इंड्यूस्ड हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण, तो यह EMF जो इंड्यूस्ड हुई है वो इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड में एसिलरेट कराने का काम करती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द बीटाट्रॉन? बीटाट्रॉन में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, क्या रोल है? तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है दो तरह से काम करता है। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कराने का काम, एंड सेकंड वन इज़ बीटाट्रॉन में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण EMF इंड्यूस्ड होता है और यही इंड्यूस EMF इलेक्ट्रॉन को हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एसिलरेट कराती है। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर दो काम होते हैं, दो वर्क होते हैं। बीटाट्रॉन के नेसेसरी कंडीशन को देखते हैं। तो बीटाट्रॉन का नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ डायग्राम में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ इलेक्ट्रॉन, जिसको स्मॉल ई से शो किया गया है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस R है, जो R जो है कांस्टेंट है
और इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी v के साथ सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी यहाँ पर E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जहाँ फाई है, फाई इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स को शो किया गया है यहाँ पर, और E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ईच रिवॉल्यूशन में जो वर्क डन किया जाएगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर वर्क इक्वल टू लिया गया है चार्ज इनटू ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं W इक्वल टू स्मॉल ई, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इनटू जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी डी फाई बाई डी टी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया गया है। हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो है पूरा सरकमफेरेंस लिया गया है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। इसलिए W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू 2 पाई आर, फोर्स इंटू सरकमफेरेंस F इंटू 2 पाई आर, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए W के वर्क के, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उसको कंपेयर किया गया है। तो कंपेयर करने से हमको यहाँ पर F की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से F की वैल्यू हमको मिल जाती है F इक्वल टू E अपॉन 2 पाई आर डी फाई बाई डी टी, जिसको इक्वेशन नंबर 4 दिया गया है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है तो उसके सेंटर पे एक स्पेशल फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। एंड मैथमेटिकली अगर इसको लिखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होगा mv² बाय r। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है कांस्टेंट रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज फोर्स लगेगा, और लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है BQV, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर E लिया गया है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू BeV, इसके इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो दोनों बैलेंस कर रही है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है। तो दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी mv² बाय r इक्वल टू BeV। इन दोनों जो है वैल्यू इक्वल के हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ v² और v है तो एक v यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू मिल जाती है mv इक्वल टू BeR, और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया गया है। हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के बराबर, मतलब P से इसको डिनोट किया जाता है, P इक्वल टू mv के इक्वल हो जाता है। और ऊपर इक्वेशन नंबर 5 में हम mv की वैल्यू निकाल चुके हैं BeR के इक्वल, इसलिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा P इक्वल टू BeR, जिसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू होता है dP बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास P की वैल्यू है इसलिए यहाँ पर पुट कर देंगे P की वैल्यू, तो हो जाएगी d और dt, और P के जगह हो जाएगा BeR। अब ये E एंड R कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू ER dB बाय dt, इसलिए यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी F इक्वल टू ER dB बाय dt के इक्वल, जिसे इक्वेशन नंबर 7 दिया गया है। अब हमारे पास फिर से फोर्स की 2 वैल्यू हो गई, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7 से। तो दोनों की वैल्यू को फिर से कंपेयर करेंगे, F के जो इक्वल हो रहा है, और उसके बाद उसको वैल्यू को हमको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, और इंटीग्रेट करने के बाद हमको फाई की वैल्यू मिल रही है 2 पाई r² b के इक्वल। देन फाई इक्वल टू हो गया 2 पाई r² b। तो यही जो है बीटाट्रॉन का कंडीशन है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में बीटाट्रॉन के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं उसे हम यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पार्ट में बीटाट्रॉन का हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन शो किया गया है। तो यहाँ पर मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है वो है डोनेट शेप्ड चैम्बर, सेकंड वन इज इंजेक्टर यूनिट, एंड थर्ड इज वैक्यूम पंप।
बीटाट्रॉन का शेप सर्कल की तरह है, जिसे डोनट शेप्ड चैम्बर कहा जाता है। स्मॉल बीटाट्रॉन में डोनट शेप्ड चैम्बर ग्लास के बने होते हैं और बड़े बीटाट्रॉन में जो चैम्बर है वो सिरेमिक के बने होते हैं। यहाँ बीटाट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होती है, तो हमें एक ऐसा आयन सोर्स चूज़ करना पड़ेगा जिससे हमें फाइन इलेक्ट्रॉन बीम मिले। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है वह इंजेक्टर यूनिट है। तो यहाँ पर इंजेक्टर यूनिट जो है बीम को इलेक्ट्रॉन बीम को डोनट शेप्ड चैम्बर में एंटर करवाने का काम करती है। इसका मेन पार्ट्स होता है टंगस्टन फिलामेंट, जिसमें कोटिंग की गई है बेरियम ऑक्साइड की। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग करने से टंगस्टन फिलामेंट का वर्क फंक्शन कम हो जाता है। तो जब हम टंगस्टन फिलामेंट को हीट करते हैं आयनिक प्रोसेस के, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट इंजेक्टर यूनिट का। एंड थर्ड मेन कंपोनेंट है इसका वैक्यूम पंप। यहाँ पर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप इंजेक्टर यूनिट के जस्ट अपोजिट में बनाया गया है। वैक्यूम मेंटेन होने के कारण बीटाट्रॉन पूरे सिस्टम में स्मूथली वर्क करता है। तो यह बीटाट्रॉन के 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब अगर यहाँ पर उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो वर्किंग प्रोसेस के लिए यह जो डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर है को स्पेशली शेप्ड पोल पीसेस के बीच में रखा जाता है, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अल्टरनेटिंग पल्स करंट के कारण। और यहाँ जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसके कुछ फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कराती है। सेकेंड वन इज़ दैट कि अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने का काम करती है। थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि यह रेडियल एंड वर्टिकल फोर्स प्रोवाइड करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को फोकस करती है मैग्नेटिक फील्ड में, जिससे इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट से ड्रिफ्ट नहीं हो पाता। एंड फोर्थ फंक्शन इज़ दैट कि चेंज इन मोमेंटम बैलेंस होता है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। यह जो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के फंक्शन हैं वो कंप्लीट होते हैं जब डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर को स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस के बीच रखा जाता है। यहाँ पर पोल पीसेस को लेमिनेट किया गया है ताकि एडी करेंट्स को अवॉइड कर सके, और साथ ही डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर के इनर सरफेस को सिल्वर के थिन लेयर से कोट किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस में एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में यहाँ टारगेट टीबी है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। अब इसके वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं। तो वर्किंग प्रोसेस में जब फिलामेंट गर्म होता है, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने का काम करती है। उसके बाद एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन को डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कराना है ओनली ड्यूरिंग द क्वार्टर साइकिल में। ग्राफ की हेल्प से बीटाट्रॉन के एक्सेलरेशन साइकिल को देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ शो किया गया है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम, जिसे बीटाट्रॉन का एक्सेलरेशन साइकिल कहा गया है। वर्किंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल पीसेस को एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। सो जैसे ही करंट का सप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 से इंक्रीज होगी, वैसे ही इंजेक्टर यूनिट बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर देती है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, जिसे यहाँ पर ग्राफ में शो किया गया है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, फिर इंक्रीज होना शुरू होगी, T/4 पर पहुँचेगी, और यह जो T/4 है मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है, मीन्स क्वार्टर साइकिल को शो करती है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू T/4 से ये वापस टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और ये T/2 शो किया गया है 180 डिग्री के आसपास। देन T जो अपोजिट साइड को शो कर रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ना शुरू होगा और
इंक्रीज़ होते होते मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू T/4 पर पहुंचेगी, क्वार्टर साइकिल पर पहुंचेगी। उस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन 1000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे। मीन्स 1000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुके होंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है स्टार्टिंग में धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ना शुरू करती है, और उसी टाइम जो है इंजेक्टर यूनिट बीटाट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर देता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू T/4 पर पहुंच जाएगी तो इस टाइम इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट शेप चेम्बर के अंदर स्टेबल ऑर्बिट में कांस्टेंट रेडियस के साथ 1000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके होंगे। मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुके होंगे। तो इस कंडीशन में मतलब इस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन बीम को ऑर्बिट से बाहर निकाल कर टारगेट पर इंसिडेंट करवाना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू T/4 पहुंचने पर मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन बीम को वहां से बाहर नहीं निकालेंगे तो T/4 के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू टाइम के साथ जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ एक्सेलरेट होने की बजाय डीएक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यह जो है वर्किंग प्रोसेस है बीटाट्रॉन का। अगर इसके वर्किंग प्रोसेस को और भी अच्छे से समझना है तो यहाँ पर मैंने जो स्मॉल एनिमेटेड वीडियो डाला हुआ है किसी और के लिंक से लेकर, जो लिंक है रेनाल्डो इनेसियो के लिंक से डाला है, जो काफ़ी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन शो कर रहा है इस वीडियो में बीटाट्रॉन को लेकर। तो यहाँ पर जो है बीटाट्रॉन का जो एनिमेशन वीडियो एक बार आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो यह बीटाट्रॉन है, बीच में डोनट शेप्ड चेम्बर है और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं जिसके कारण करंट जो है इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंजेक्टर यूनिट इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में डोनट शेप्ड वैक्यूम चैम्बर में रोटेट हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है, तो इसे इस तरह से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट इसके हम एप्लीकेशन को देखेंगे। तो इसके एप्लीकेशन जो है इस तरह पॉइंट वाइज यहाँ पर शो किया गया है। तो पहला पॉइंट बताया गया है एप्लीकेशन में कि यह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम अप्रॉक्सीमेटली 300 मेगा इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करती है, मतलब 300 मेगा इलेक्ट्रॉन बीम हमको यहाँ से मिल सकता है। सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि एक्स-रे एंड गामा रेस के सोर्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि एक्स-रे प्रोड्यूस होता है इससे, जिसे हम इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट दिया गया है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। नाउ इट्स लिमिटेशन में यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बीटाट्रॉन है मैक्सिमम एनर्जी इम्पार्ट कर सकती है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रहा है आयन के सैचुरेशन और मैग्नेट कोर के प्रैक्टिकल साइज पर। तो यह इसके लिमिटेशन है कि किस तरह से बीटाट्रॉन जो है कितनी मैक्सिमम एनर्जी इम्पार्ट कर सकती है, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर। सो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको बीटाट्रॉन यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा इस लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर हम सिंक्रोनोट्रॉन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।